फिलहाल एक बार फिर से हम अपने खास कार्यक्रम पर लौटते हैं और आज दरअसल हम बात कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में ये बेहद लोकप्रिय खास कार्यक्रम है जहां पर हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता से जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया गया है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और उत्तराधिकारी पर विशेष जोर दिया गया है। यूसीसी में शादी की उम्र 18 से अब 21 वर्ष ही रखी गई है। लिव इन में जन्मे बच्चों के उत्तराधिकारियों का प्रावधान यूसीसी में किया गया है। साथ ही यूसीसी में तलाक को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन शादी को अमान्य घोषित किया जाएगा। शादी के 1 साल तक और तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकेगी। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। शादी के समय पुरुष और महिला के शादीशुदा न होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। एक शादी के बाद दूसरी शादी अगर आप करेंगे तो पहली शादी से आपको तलाक लेना अनिवार्य होगा। जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। परमानंद जी, बहुत बहुत सर स्वागत है आपका जी। तो परमानंद जी, आपको समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए तमाम कानूनी जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612796 पर कॉल करिए या फिर 0120612796 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नया विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। आजकल काफी सुर्खियों में है क्योंकि उत्तराखंड एक पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। अब दरअसल ये समझने की कोशिश करेंगे परमानंद जी से कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या वजह इसके पीछे है, किसको लागू किया गया, इसका क्या आगे उद्देश्य रहेगा, किस चीज में रोक लगेगी और कानून क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। परमानंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी दरअसल है क्या, विस्तार से बताएं। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता जी, ये पूरे देशवासियों के लिए एक तरह का समान नागरिक संहिता हो उसके लिए एक बनाए गए हैं। लेकिन अभी पूरे देश में यह नहीं है। ये केवल उत्तराखंड में पेश किया गया है और अभी उसको पास होना बाकी है और हो जाएगा पास। निश्चित तौर पर वो कानून बन जाएगा उत्तराखंड में। अब इसके लिए ये जरूर है, इसके क्या होगा कि सबसे बड़े की शादी, तलाक और बच्चों के गोद लेने की बात होगी या इनहेरिटेंस उत्तराधिकार की जब बात आएगी, सक्सेशन की बात आएगी और किस ढंग से संपत्ति का वितरण होगा उस व्यक्ति के न रहने पर, ये 3, 4, 5, 6 चीजें जो हैं उसमें यूसीसी के अंतर्गत आती हैं। अभी की स्थिति, आज की स्थिति आपको बताएं, आज की स्थिति ये है कि उत्तराधिकार की स्थिति तो बनी हुई है। 2005 का जो कानून बना उसमें महिलाओं को हिंदुस्तान में अधिकार दे दिया गया है और हिंदू महिलाओं को, क्रिश्चियन महिलाओं को, जैन महिलाओं को, बौद्ध महिलाओं को, सिख महिलाओं को। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। लेकिन जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो निश्चित रूप से सारे जो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये सारे लोगों को एक समान नागरिक अधिकार मिलेंगे और वो किस ढंग से शादी करेंगे, किस ढंग से विवाह करेंगे, किस ढंग से तलाक लेंगे, किस ढंग से उत्तराधिकार उनका होगा और कैसी स्थिति में उनके बच्चों को क्या मिलेगा, ये सब चीजें तय हो जाएंगी। तो समान नागरिक, अभी की स्थिति ये है कि हमारे देश में एक कानून जो है फौजदारी का कानून, जिसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। क्रिमिनल लॉ तो सबको बराबर है। अगर किसी ने मर्डर किया तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान है, वो सबको उसी ढंग से दंड दिया जाएगा। लेकिन नागरिक संहिता में स्थिति है कि महिलाओं को हिंदुस्तान में एक तरह से उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है और 75 साल होने के बाद भी यूसीसी नहीं लागू किया गया है। जबकि इसका उद्देश्य उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने नवंबर 1949 में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए और यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में ये क्लियर बात कही गई है कि ये राज्य का दायित्व होता है कि ये अनुच्छेद 44 को लागू कराए और समान नागरिक संहिता को लागू करें, जिससे कि सबको एक तरह का समान अधिकार मिल सके और कोई किसी के साथ कोई भेदभाव
पूर्ण स्थिति न हो पाए। ये मुख्य उद्देश्य है, ये समान नागरिक संहिता का उद्देश्य। जी सर, पहली बार कब हुआ था यूसीसी का जिक्र संविधान सभा में? डॉक्टर अंबेडकर ने यूसीसी पर क्या कहा था सर? देखिए, ये नवंबर 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमको एक समुन्नत देश बनाने की जरूरत है और इसमें कोई किसी के साथ साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री और पुरुष कोई का लिंग भेद नहीं होना चाहिए, जात का भेद नहीं होना चाहिए, धर्म का भेद नहीं होना चाहिए और हमको एक समान नागरिक संहिता को लागू करनी चाहिए। ये इस चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया था, जिसका पुरजोर समर्थन किया था किसने? के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बने थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। अल्लाजी कृष्ण अय्यर, जो विधानसभा में सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको किसी भी तरह से समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। इससे इस देश में जो भेदभावपूर्ण की स्थिति है, जो लिंग भेद है दोनों के स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर है, वो सारा चीज खत्म होगा और सब लोग बराबर का अधिकार, वक्त बराबर का हक पाएंगे। ये जरूरी है। इसी नाते अंबेडकर ने 1949 में ही इस चीज को कहा था और संविधान में इसी नाते जो अनुच्छेद 44 है, ये जोड़ा गया कि स्टेट का दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा कि वो इस चीज को लागू कराए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देखिए, 75 साल बीत जाने के बाद, आजादी के तो खैर 75 क्या, आप समझिए 77-78 साल होने जा रहे हैं और आज भी हम इस चीज को लागू नहीं कर पाए हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है उत्तराखंड से, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, अच्छी शुरुआत तो हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक देश में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? धार्मिक विविधता और हर धर्म के आधार पर निजी कानून के संदर्भ में इसे समझाइए। देखिए, ये तो एक कारण ऐसा है कि इस देश में हम ये नहीं कहते हैं कि देश की खराबी कोई है, लेकिन सामान्य तौर पर इस देश में एक ऐसी स्थिति है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जाती। अब आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में का फैसला दिया, वो सरला मुदगल वाला केस को आपको पूरे दुनिया के जहन में इस चीज को जानकारी है कि सरला मुदगल के पति जो जितेंद्र थे, उन्होंने कहा कि हमको सरला मुदगल से शादी नहीं करके उसको छोड़ दिया बेसहारा और दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी करने के बाद वो जिस लड़की से शादी किया वो भी हिंदू लड़की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेता हूँ। अब बताइए, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि एक हिंदू है जिसकी पत्नी हिंदू है, वो एक हिंदू लड़की से प्यार करता है और वो क्या करता है, कहता है कि मैं शादी तो कर नहीं सकता हूँ, तो जब तक मैं हिंदू हूँ तब तक मुझे हिंदू नहीं रहना है, इसलिए मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेता हूँ। और उसने इस्लाम धर्म कबूल करके अपनी पत्नी को भी मुसलमान बनाया और अपने भी बनाया। मैं बहुत दूर की बात नहीं जानना चाहता हूँ, एक सामान्य सी बात है, आपको जान लीजिए। देखिए, हमारे लिए तो एक तरह के ये लोग कई बार आइडियल की तरह से हो जाते हैं। धर्मेंद्र या हेमा मालिनी के ले लीजिए, मैं कहानी ये बताइए, ये हमारे लिए आइडियल की बात बन जाते हैं। ये फिल्मों में हम इनको देखते हैं और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, विवाह करने के लिए अपनी बिना पहली पत्नी से तलाक लिए हुए धर्मेंद्र ने अपने को इस्लाम का धर्म कबूल कर लिया और अपनी पत्नी हेमा मालिनी को भी इस्लाम धर्म कबूल करा करके एक मुसलमान बन करके शादी कर लिया। ये एक कानून का मजाक है कि कानून जो ये इस चीज को कहता है कि नहीं, आप बिना पहली पत्नी से तलाक लिए हुए आप नहीं कर सकते हैं, तो इस ढंग से बात आ गई कि उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं। अब जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो आप इस्लाम कबूल कर लें, चाहे कोई भी धर्म कबूल कर लें, आप सारे धर्मों के लिए यही समान स्थिति रहेगी कि अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं तो भी आपको तलाक लेना पड़ेगा और तलाक लेने के बाद ही आप विवाह कर सकते हैं। नहीं तो अभी क्या करते थे लोग, एक स्केप रूट बना लेते थे, एक भागने का पिछला दरवाजा खोल लेते थे कि हम चले जाएंगे और इस्लाम कबूल करते ही हमको इस ढंग के मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, वो नारी बेचारी जो है वो स्थिति ऐसी है कि जो उसके पीछे पड़ी जो लगी हुई है वो उसको आप डिजर्ट कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसका कहीं नहीं कहीं ध्यान में रख जाता है और इस्लाम कबूल करके आप दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये अब ये स्थिति आ जाएगी कि इस्लाम कबूल करिए, चाहे कोई भी धर्म कबूल करिए, अब आपको इससे कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ। और आपको पूरी तरह से उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है सर, शीर्ष अदालत का समान नागरिक संहिता पर रुख क्या रहा है अभी तक, और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तो 3-4 फैसले आए हैं, एक दो नहीं कई फैसले आ चुके हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश तो दे नहीं सकता, पार्लियामेंट को कोई निर्देश नहीं दे सकता, पार्लियामेंट को सुझाव देता है। अब आप देखिए, साहबानों वाला केस जो है वो भी तो एक इसी ढंग का है कि आप उसमें 125 के तहत, सेक्शन 125 के तहत कोई भी स्त्री अगर गुजारे भत्ते के अधिकार है तो मान लीजिए उसमें 500 रुपया दिया गया था, वो जब बना था ये कानून तब। अब ये स्थिति मान लीजिए 1 मिनट के करोड़पति की पत्नी है, करोड़पति की अरबपति की पत्नी है, उसका पति तो किसी तरह से मजेदार है और उसको 500 रुपये गुजारे भत्ते दिए जाते, ये तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं, ये पति की आय पर निर्भर करेगा कि किस ढंग का गुजारा भत्ता दिया जाए। अगर उसके पति की आय जो है 5 लाख या 10 लाख रुपया है तो निश्चित तौर पर उसकी पत्नी को भी 5 या 7 लाख 4 या 5 लाख रुपया गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। यह तो एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप देखिए, उस समय कहा गया कि आप ये दे दीजिए, तो राजनीति के तहत इस देश में ऐसी राजनीति हुई कि राजनीति के तहत उसको कानून को ही बदल दिया गया। कहा गया कि नहीं, हमको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल हम ले आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल का क्या स्थिति आ गई है, इस चीज का कल्पना आप कर सकते हैं कि कोई आदमी ले आता है, 4 शादी कर लेता है, कभी 3 शादी कर लेता है, कभी 2 शादी कर लेता है, तो उसमें उसके साथ रहने वाली जो पत्नी है वो उसकी क्या स्थिति गुजरती होगी, किन परिस्थितियों से गुजरती होगी, इसका किसी भी व्यक्ति को अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा। और अब दरअसल बात जब यूसीसी की हो रही है और साथ ही साथ लीगल हेल्पलाइन में हमारे साथ परमानंद पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से यूसीसी एक कानून अब बनाया गया। उत्तराखंड एक पहला राज्य ऐसा बन गया जहां पर यूसीसी को लागू किया गया है। सर, ये बताइए कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में हवाला और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, हलाला अमानवीय कृत्य है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आप मीना कुमारी जो हीरोइन थी, आप उनकी जीवनी को पढ़िए तो वो उसमें रोते हुए उस चीज को, जीवनी को लिखा उसने कि वो उसके साथ जो विवाह हुआ और विवाह के बाद कमाल अमरोही ने उसको कहा कि नहीं, हम तुम्हारा तलाक देते हैं। तो तलाक देने के बाद एक मस्जिद में एक मौलवी के पास उसको ले जाया गया जहां उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए गए। अब आप बताइए, कोई भी व्यक्ति एक पत्नी को तलाक देता, फिर वो जुड़ने के लिए आती है, दोनों संबंध स्थापित करते हैं, उस पत्नी के इससे ज्यादा मर्दन और क्या हो सकता है। उसका स्थिति आपने मानव से जानवर में बदल दिया कि वो उसको हलाला करना पड़ा। तो ये हलाला की स्थिति तो एक तरह से अमानवीय है। इस पर तो ट्रिपल तलाक में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बंद कर दिया है कि नहीं, हलाला अब नहीं होगा। ये बहुत संघर्ष के बाद, ये पूरे जद्दोजहद के बाद हलाला की बंदी हुई है। ये आप इस चीज को देखिए। और बहुविवाह की बात देख लीजिए। खैर, वो अभी यूसीसी में ये बात अभी आधी अधूरी रह गई है कि जो आदिवासी हैं उनको कहा गया है कि नहीं, उनको हम यूसीसी के दायरे में नहीं ले आ रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि बहुविवाह की स्थिति जो है ये भी इतने आप में एक अमानवीय और जानवर वाली है। मान लीजिए कोई पुरुष है, मैं तो यही तो कह रहा हूं ना कि आप धर्म को बदल दीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा हिंदू रहने का, मैं नहीं रह सकता हूं, मैं अपने धर्म को बदल दूं किसी कारण। लेकिन चूंकि एक मेरी पत्नी है और उस पत्नी को छोड़ करके मैं दूसरी शादी कर लूं तो, और जो मेरी पहली पत्नी हो गई उसका स्थिति क्या हो गई, वो कंक्यूबाइन की स्थिति हो गई और रखैल की स्थिति बन गई। वो हमारे घर में रह रही है, किस ढंग से रह रही होगी, उसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो ये स्थिति, इसको यूसीसी में उत्तराखंड का जो ये आया है, इसमें एक अच्छी बात है कि हलाला को बंद कर दिया गया है और उसमें ये भी कर दिया गया है कि आप कोई बहुविवाह नहीं कर सकेंगे। ये एक अच्छी बात है और ये यूसीसी का तात्पर्य ही है। अगर ये चीजें उसमें नहीं होती तो आप समझ लीजिए कि यूसीसी कुछ होती नहीं, वो बगैर आत्मा की यूसीसी होती, उसकी आत्मा निकाल ली गई होती। जी सर, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े क्या प्रावधान है यूसीसी में जो उत्तराखंड में लागू किया गया? जी, ये लीगल जो लिव इन रिलेशनशिप है, हाँ। ये इसके बारे में लेकर के हमको लगता है कानूनी माथापच्ची होगी, जरूर होगी। क्योंकि 18-21 साल के लड़के की बात आ जाती, लड़का 21 साल या लड़की 18 साल का है, तो वो कहते हैं कि देखिए हम अपने ढंग से रह रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है, अभी की स्थिति ये है कि 18 साल की लड़की है, 21 साल का लड़का है, दोनों एक दूसरे से बिना विवाह किए रह सकते हैं।
अब स्थिति मान लीजिए कहीं ऐसा घटना हो गई कि बच्चा हो गया उस लड़की को, और तो क्या स्थिति बनेगी उस लड़की को, वो कैसी कहाँ लेके जाएगी? और जो पति है, मान लीजिए वो लड़का जो लिव इन रिलेशनशिप में है, वो कहेगा कि मैं नहीं चला जाता हूँ, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। विवाह में तो कम से कम तलाक लेना पड़ेगा, तलाक लेने के लिए उसको खर्च देना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तमाम सारी चीजें। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ये तमाम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होगा। इसी नाते उत्तराखंड का ये काम मेरी तरफ से तो ये अच्छी चीज है कि उसके ऊपर ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर फाइन और आपको दंड दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसको देख कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लड़की और लड़के दोनों जवान हैं, दोनों को अपने उनको शिक्षा से देना और रहना चाहते हैं तो रहने दीजिए, उनमें उसमें कोई क्यों रोक डाले, कोई खलल क्यों डाली जाए। लेकिन ये एक बहस का मुद्दा है, शायद लगता है कोर्ट में जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय मानेंगे तो मैं इस चीज को कहूंगा कि नहीं, निश्चित तौर पर उस लड़की को कहीं ऐसा न छोड़ दिया जाए कि वो डेजर्ट कर दी जाए और लड़का जो है चला जाए, कोई जिम्मेदारी न मुक्त करे और उस महिला के साथ रहे और फिर चला जाए। तो इसलिए वो रहना चाहिए इसको। ठीक है सर, ये बताइए कि संपत्ति हस्तांतरण या प्रॉपर्टी सक्सेशन पर इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, अभी तो जैसे आप देखेंगे लॉ में तो एक कहते हैं कि आपको कौन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के तरह से होते हैं संपत्ति का। जैसे एक व्यक्ति है, वो अगर उसका निधन हो जाता है तो उसमें जो उसके निधन के बाद उसकी कैटेगरी 1 के जो हेयर होते हैं, जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें पत्नी आती हैं, बच्चे आते हैं, बच्चे में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और ये 3-4 लोग जो होते हैं जो इस कैटेगरी 1 में आते हैं। अगर मान लीजिए वो पत्नी भी नहीं रही, पत्नी भी उसकी पहले नहीं चली गई, उसके कोई बेटा बेटी भी नहीं है, तो क्या होगा? फिर वो उसके भतीजों में आएगा, दूसरे रंग से आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरा धर्म जिसको इस्लाम धर्म में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये स्थिति नहीं है। वहां पर बेटी को 1/2 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो ये एक तरह की असमानता थी, ये विषमता है। इस विषमता को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है। ये यूसीसी के तहत, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ये कहा गया है कि वो कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी 2 होगी। बेटी को भी पूरा अधिकार मिलेगा कि वह उसके उत्तराधिकार में आए, शामिल हो। महिला को भी, विधवा को भी, सबको भी बराबर का अधिकार मिलेगा, जिससे कि संपत्ति के वितरण में कहीं कोई अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाए। ये सबसे जरूरी चीज जी। बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से यूसीसी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।